हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ अपने द्वारा लिखी हुई कहानी श्रापित कन्या धृति पार्ट 3। अक्षराज ठाकुर, जो कि इस वक्त अपनी बहन लावण्या ठाकुर को समझाने में बिजी था, तभी अक्षराज की नजर दीवार पर लगी हुई घड़ी पर गई। अक्षराज ने चौंकते हुए कहा, ओहो, 12 बज चुके हैं। फिर कुछ सोचते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। खिड़की से आती हुई सर्द हवा एक खौफनाक मंजर का एहसास करा रही थी। उसी पल लावण्या ठाकुर ने सिसकते हुए कहा, हम मर जाना चाहते हैं भाई, हमें जीने का कोई अधिकार नहीं, और वैसे भी क्या करेंगे जी के। लावण्या खिड़की के पास खड़े होकर खुद को बुरा भला कह रही थी। उसकी आंखों से आंसुओं के झरने बह रहे थे, जैसे सचमुच उसके जीने की कोई इच्छा ही न बची हो। तभी उसके कानों में दर्दनाक किसी चीखने की आवाज गूंजी। लावण्या ठाकुर इस वक्त खुद होश खो बैठी थी, तो भला उसे कहाँ कुछ समझ में आता। वो उस चीख को खुद से जोड़ते हुए बोली, देखिए ना भाई, हमारे दिमाग से वो सब नहीं निकल रहा। अक्षराज ठाकुर ने लावण्या की ओर सख्त नजरों से देखते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो लवी। तुम अच्छी तरह से जानती हो, हमें बातों को दोहराना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर तुमने एक लफ्ज और भी कहा तो हम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। लावण्या अक्षराज की धमकी सुनी तो डर से थर थर कांपते हुए बोली, नहीं भाई, बस हम घर नहीं जाना चाहते, वरना आपको पता है ना पापा जी हमारा क्या हाल करेंगे, और माँ तो हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगी। अक्षराज ने सख्त रूप से जवाब दिया, देखिए तुम्हें जो करना है कीजिए लवी, लेकिन हमें आगे से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। इस वक्त हम और देर नहीं रुक सकते, क्योंकि तुम्हारी होने वाली भाभी ने हमारे लिए आज रात स्पेशल डिनर रखा था, लेकिन हम दोनों का झगड़ा हो गया, वो भी उस शिखर राठौर की वजह से। उसी पल अक्षराज को याद आया कि उसके साथ एक लड़की भी थी, शायद वो भी राठौर थी, लेकिन वो तो उसे गाड़ी में छोड़कर आ गया था। लावण्या ने अक्षराज की सिकुड़ती हुई बाहों को देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, आप परेशान लग रहे हैं। अक्षराज तंज भरी मुस्कान देते हुए, नहीं, ये अक्षराज ठाकुर कभी परेशान नहीं होता, ये सिर्फ अपने दुश्मनों को परेशान करता है। ओके लवी, अब हमें निकलना होगा, और हाँ, हम तुम्हारे साथ रुकने के लिए केसर और मानसी को छोड़ के जा रहे हैं। बॉडीगार्ड्स पैरवी पर हैं, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई ज़रूरत हो तो हमें कॉल कर कर बताना। हमें माधवा हाउस के लिए अभी निकलना होगा। अक्षराज ठाकुर गहरी सांस लेते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। धृति के बारे में सोच रहा था, कहीं लड़की मर न गई हो, क्योंकि इतनी ठंड, ऊपर से भूखी प्यासी। अपने सिर को खुजलाते हुए मुस्कुराया, तुम भी अक्षराज। कुछ पल मैं बाहर के दरवाजे पर आया तो उसे दर्द भरी चीखें सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उसकी जुनूनी आंखें सख्त हो गईं। उसने हैरत भरी नजरों से चारों ओर देखा, तभी उसे धुंधला सा कुछ दिखाई दिया। उसने तीखी आवाज में कहा, मानसिंह डाकिस। अफसोस, वो कैसे सुनते, वो तो धरती पर बांस की तरह टूट रहे थे। दोनों ने अक्षराज की आवाज सुनी तो उसी पल दौड़कर आए। जी सर, बोलिए सर, तुम दोनों को यहाँ होना चाहिए था, और तुम दोनों कहाँ थे। मानसिंह ने सब कपाते हुए दबी हुई जुबान में कहा, माफ कीजिए सर, वो अक्षराज ने सख्ती से कहा, वो लड़की। ये सुनते ही दोनों बॉडीगार्ड्स की आंखें फैल गईं और हड़बड़ाते हुए बोले, कौन लड़की सर, हमने कोई लड़की नहीं देखी। दूसरे ही पल अक्षराज ने अपनी कमर पर लगी पिस्तौल को निकालकर उसमें फूंक मारते हुए कहा, एक एक कर मरना चाहते हो या दोनों एक साथ मरना चाहते हो। अक्षराज की तंज भरी मुस्कान साफ बयां कर रही थी कि वो इस वक्त कुछ भी कर सकता है। तभी मानसिंह ने हकलाते हुए अपनी उंगली से इशारा किया, सर वो लड़की उधर है। अक्षराज अपने धीरे कदमों से आगे बढ़कर गया तो उसने देखा कि धृति राठौर जमीन पर
फैली पड़ी हुई थी। उसे कुछ दिनों पहले लावण्या के साथ जो हुआ आज फिर से उसकी आंखों में तैर गया। अक्षराज ने हौले से धृति को बिना देखे कहा, सुनिए। धृति अपने होश में नहीं थी, वो जमीन पर पड़ी हुई थी। अक्षराज ने उसे हल्का सा हाथ लगाते हुए कहा, उठिए। वो समझ चुका था कि धृति की मासूमियत का फायदा उठाने वाले कोई और नहीं मानसिंह और राकेश हैं। उसने धृति राठौर को सहारा देते हुए उठाया और गाड़ी की पैसेंजर सीट पर लेटाते हुए जैकेट डाल दी। बिना सोचे समझे चीखते हुए बोला, तुम हरामखोरों को जरा भी शर्म नहीं आई? उस मासूम लड़की इतना बोलते ही उसकी जुबान कुछ ठहर सी गई। इसी वक्त दफा हो जाइए यहाँ से, वरना तुम दोनों हमारे हाथों से मारे जाओगे। राकेश गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए सर, हमने कुछ भी नहीं किया। ये लड़की हमारे छूने से पहले ही बेहोश हो चुकी थी। सच बोल रहे हैं सर, हमने कुछ भी नहीं किया। हम खुद बहुत डरे हुए थे। अक्षराज ठाकुर, आइंदा ध्यान रखना, कभी किसी लड़की की तरफ अपनी गंदी नजरों से देखा तो हम तुम्हारी आंखें नोच लेंगे। इतना कहते ही अक्षराज अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में गाड़ी लेकर निकल गया। धृति बेजुबानों की तरह सीट पर पड़ी हुई थी। तभी अक्षराज ने देखा कि उसकी जैकेट अभी भी उसके पास है, जिसे उसने अपने दोनों हाथों में जकड़ रखा था। रात के 2 बजे अक्षराज ने गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ घुमाई और बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं क्या आफत मोल ले ली हमने। इस वक्त उसे धृति राठौर के अलावा कोई भी याद नहीं था। रात के 2 बज चुके थे। तेज ठंड होने की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बादलों को कोहरे ने ढक लिया था। अक्षराज ने गाड़ी हॉस्पिटल के दरवाजे पर रोकी और कुछ वक्त ज्यादातर मरीज सो रहे थे और कुछ इधर उधर बैठे हुए थे। डॉक्टर खुराना, जो अक्षराज के फैमिली डॉक्टर थे, अक्षराज डॉक्टर खुराना को पहले इन्फॉर्म कर दिया था। अक्षराज ठाकुर को देखते ही हॉस्पिटल में एडमिट लोग और केयर टेकर आपस में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। देखो, मालवा इंडस्ट्रीज के सीए अक्षराज ठाकुर, सबकी निगाह उसकी तरफ जमी हुई थी, लेकिन अक्षराज ठाकुर का पूरा फोकस धृति राठौर पर था, जिसके बचने की नाउम्मीद थी। शेष अगले भाग में। अगर आप लोगों को पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट में प्लीज़ बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।